ये जी मई जून 2024 का वेरिएंट 42 है, उसका क्वेश्चन 5 है और पार्ट ए में कह रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप कहेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जी दो आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर्स हैं एक्स और वाई और दे आर नियर टू ईच अदर इन वैक्यूम। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर 1.2 मीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर 5.1। 1.2 के डिस्टेंस पे हैं और पी पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक्स स्फीयर से एक्स के इक्वल यहाँ पे शो हो रहा है जी। अच्छा, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि पॉइंट पी ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एक्स एंड वाई इज़ एट वेरिएबल डिस्टेंस from the center of x. Figure 5.2 shows the variation of x of the electric potential due to the two spheres. State three conclusions that may be drawn about the spheres from the figure 5.2. कंक्लूजन्स आप क्या निकाल सकते हैं अबाउट द स्फीयर्स, वो उसने पूछी हैं। सबसे पहली कंक्लूजन तो ये है कि इसका ये स्फीयर एक्स का जो रेडियस है वो 0.3 बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्फीयर में सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। और इसी तरह जो स्फीयर वाई है इसका रेडियस जो है वो 0.1 बन रहा है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर एक्स इज़ 3 टाइम्स ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ स्फीयर वाई। तो आपने ये या तो दोनों का स्फीयर अलग अलग बता दें या फिर कंपेयर करके बताएं, तो तब आपको मार्क मिलेगा। आप किसी एक का स्फीयर लिख देंगे तो वो मार्क फुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन ज़रूर हमें करना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से यानी कि इसके पोटेंशियल के कांस्टेंट होने से मुझे पता चला कि इसका रेडियस इतना है, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे, अवे फ्रॉम द स्फीयर जाएंगे, तो आपका पोटेंशियल जो है वो इन्वर्स रिलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का रिलेशन इन्वर्स है। अच्छा, उसके बाद उसने हमें 3 कंक्लूजन देने को कहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्फीयर्स के लिए जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव निकल रही है, इस स्फीयर के लिए भी और इस स्फीयर के लिए भी। तो अगर दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ज़रूर जो चार्ज हैं उनके ऊपर वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेम साइन ऑफ चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स, सेम साइन ऑफ चार्ज। तीसरा जो पॉइंट है आप उस पर ये लिख सकते हैं कि जी यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि बिल्कुल मिडल में 0.6 के उस पे डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट आपका ज़ीरो है। किस ग्राफ का जी? Vx ग्राफ का ग्रेडियंट। तो आप जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R होता है। तो अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ द स्फीयर्स इज़ ज़ीरो एट 0.6। अब इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y का सम ज़ीरो है, और वो तभी ज़ीरो हो रहा है कि इनमें से एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव में है। और वो इस वजह से है कि ऑब्वियसली आप खुद सोचें कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स हैं तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँगी 0.6 के डिस्टेंस पे, अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा तो उसको ये भी रिपेल कर रहा होगा और ये भी रिपेल कर रहा होगा। तो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि डायरेक्शन की वजह से उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो जो है सेम होगा दोनों का 0.6 पे, ठीक है। और इनका जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस EY जो है वो ज़ीरो है। बेशक आप इधर इस स्टेप पे ही लिख लेते बेहतर था। अब इससे ये प्रूव हो गया कि EX और EY की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब आप बेशक वो इसका फार्मूला लगा दें तो Q/, और ये डिस्टेंस बताएं जी, ये यानी कि यहाँ से लेकर जहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा है वो 0.6 है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा EX के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू x एट दिस पॉइंट A कह लें इसको, जो 0.6 के फासले पर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू y एट पॉइंट A, ठीक है।
ये आ जाएगी, ये भी 0.6 के फासला आप लेंगे यहाँ पर भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए आर की वैल्यू दोनों के लिए 0.6 ही होगी। ये स्केयर हो गया इधर 1/4πε0 चार्ज, ये x का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे y का चार्ज आ जाएगा, 0.6 का स्केयर इधर आ जाएगा जी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे इधर। तो इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ x एंड चार्ज ऑफ y इक्वल हैं। तो अब आप लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन x एंड y इज़ सेम। ठीक है जी। नेक्स्ट सी पार्ट में कहते हैं प्रोटॉन इज़ हेल्ड एट रेस्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। आपने एक प्रोटॉन को इसी जगह पे जहाँ पे ये सेंटर है लाइन का, यानी 1.2 के बिल्कुल मिडल में लाके आपने एक प्रोटॉन इस जगह पे, ये है जी 1.2 लाइन जो थी इसका सेंटर ये बन रहा है, यहाँ पे आपने एक प्रोटॉन ला के रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं कि एट द पोजीशन वेयर x = 0.6 द प्रोटॉन इज़ रिलीज्ड। आप प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो पहले ही रेस्ट पे था, ठीक है, और आपने जब यहाँ पे लाके 0.6 पे उसे छोड़ा तो आप उसकी सबसीक्वेंट मोशन का मतलब है अपकमिंग, यानी इन अ फ्यू सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, अब यानी क्या होगा उसके साथ, वो कैसे मूव करेगा वो बताना है। तो जब आप उसे रिलीज़ करेंगे तो सबसे पहली तो बात ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है तो आपको फार्मूला पता है E = इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगी। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करी, पहले ही वो रेस्ट पे था, ऊपर से अभी भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, इसका मतलब है कि वो मूव ही नहीं करेगा। सो चार्ज विल नॉट मूव, जो सबसीक्वेंट मोशन है वो ये होगी, चार्ज विल नॉट मूव। और रीज़न आप ये बताएंगे कि वो पहले ही वो रेस्ट पे है, ऊपर से उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करी है वो भी 0 है, और रिजल्टेंट फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि इस पॉइंट पे 0.6 पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्यों 0 थी जी? ग्राफ का ग्रेडियंट 0 था, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ना लगे हाथ हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि अगर यही ग्राफ हो, ठीक है, यही ग्राफ हो, इसी तरह ही आपके पास दो सफ़ियर्स हो, यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ कि इनका पोटेंशियल सेम कर लेते हैं, और यही मिडल में उनके ऊपर चार्ज जो है वो भी एज्यूम कर लेती हैं सेम है, और मिडल में क्या है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ है और मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो रही है, आप देख सकते हैं ग्रेडियंट जो 0 हो गया है, ठीक है, मिडल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो गई। और अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने प्रोटॉन इसकी सरफेस पे रखा है। ठीक है जी, आप याद रखें कि यहाँ पे भी एक सफ़ियर है, आपने प्रोटॉन को इसकी सरफेस के ऊपर रख दिया, और वो जाएगा, ऑब्वियसली रिपेल होगा क्योंकि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों पे ही पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तो वो इसके सरफेस से मूव करके दूसरे के सरफेस तक जाएगा, और ऊपर से वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो सफ़ियर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज था, मेटल है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्ज की, तो ये जाएगा उसकी तरफ, लेकिन रिपल्शन भी ऑफ़र होगी उसकी तरफ से, तो ये बाद में देखते हैं। पहले तो आपने अगर इसकी सबसीक्वेंट मोशन बतानी हो, जबकि आपने प्रोटॉन को इसकी सरफेस के ऊपर रखा है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलाना है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या देगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट E जो है वो -ΔV/ΔR है, और आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं A से B तक कहूँगी, आप डिस्टेंस भी आप मेंशन कर सकते हैं कि A से B तक के फासले के दौरान ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो E आपकी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है जी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों का ग्राफ जो है ना वो ग्राफ दोनों का सम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज़ होगी। तो और आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स ma के इक्वल होती है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम
वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो ए से बी तक उसकी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये है उसका सब्सिक्वेंट मोशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, उस बी से सी की तरफ जाएंगे तो ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी ज़ीरो होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। लेकिन चूँकि वो चार्ज पहले से मूव करता हुआ आ रहा था तो इनर्शिया की वजह से इट विल कीप ऑन मूविंग, तो वो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होने से रुकेगा नहीं, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ आ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। अब अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो इसका ज़रा ग्राफ बनाएं, ए से लेकर बी तक का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें। अगर वो पेपर में कहते हैं आपको कि आपका जो प्रोटॉन है उसकी मूवमेंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं फ्रॉम ए टू बी, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन थी और बी पर आके उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, तो आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, टर्मिनल वेलोसिटी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। कि इसके बाद आपकी वेलोसिटी ने इंक्रीज़ नहीं होना, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी की वैल्यू है जो उसने अटेन कर ली है। इसके बाद बी के बाद वो क्या होगा कि उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं कि बी से सी तक आपका जो ग्रेडियंट है वो हो गया है नेगेटिव। अच्छा, ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब है, फिर वापस आप उसी इक्वेशन पे आ जाएं इस ग्राफ के ग्रेडियंट के बारे में। ये आ गया जी आपका ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हो गया, आई एम सॉरी। ये तो ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये ग्रेडियंट आपका नेगेटिव था। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपकी पॉजिटिव बन रही थी। भला कैसे कि अगर ग्रेडियंट पहले नेगेटिव था तो ये ग्रेडियंट का नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव बनेगी। यानी ए से बी तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव थी और फिर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गई है। कहाँ से जी? बी से सी पे। इसका मतलब है आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो आप देखें, याद रखें कि अगर आपके चार्ज की मोशन इधर को थी प्रीवियसली तो फोर्स अब एकदम से उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा जी? डीसेलरेट करेगा, ठीक है जी। डीसेलरेशन अकर होने लगेगी। क्यों जी? डीसेलरेशन हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ का वो एकदम से पॉजिटिव हुआ है और इसका मतलब है ई जो है वो नेगेटिव हो गई है, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव हो गई है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये डीसेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव है तो वो डीसेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी आपकी जाहिर सी बात है कि नेगेटिव हो जाएगी, तब भी आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ आप मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दें कि प्रीवियसली वो राइट साइड पे मूव कर रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी है तो स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब उसकी स्पीड डिक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन ये किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, यानी कौन सी, यानी चेंज इन स्पीड को क्या हो रहा है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग डीसेलरेशन है, ये आपकी इंक्रीजिंग डीसेलरेशन है जी। तो ये हमने उसे बताना है कि जी स्पीड तो डिक्रीज़ हो रही है लेकिन चेंज इन स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है और पॉइंट वाई की सरफेस तक जाते जाते भी उसकी स्पीड डिक्रीज़ ही होती रहेगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो डिस्कस हो गया।